काफी इंटरेस्टिंग और काफी कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है। बात स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं, लॉजिक नहीं समझ पाते, लेकिन विल ट्राई बेस्ट कि बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को हम समझें। पहला पॉइंट इज रिस्क किसको कहते हैं? हाउ डू यू से रिस्क क्या है? ओनली बुरा होना? रिस्क मतलब यू कह सकते हैं कोई अनएक्सपेक्टेड आउटकम। सो यू आर नॉट श्योर कि क्या होगा। वेन एवर देयर इज अनसर्टेनिटी, अनश्योरिटी, नॉट क्लियर कि क्या होगा, तो उसको हम रिस्क कहते हैं। रिस्क को बाजू का अनसर्टेनिटी भी कहा जाता है। जो अनसर्टेनिटी है ये रिस्क को बड़ा आसानी से एक्सप्लेन कर देता है। सर्टेनिटी मतलब वी नो कि अगर मैं इस कंपनी का शेयर खरीदूं और आज अगर वो शेयर 100 रुपए का है, वो अगले 6 महीने में 130 का हो जाएगा। आई नो, आई एम श्योर, देयर इज नो रिस्क। अगर मैं सोलर सिस्टम लगवाऊं तो सोलर हर महीने 500 यूनिट्स बना के मुझे बिजली देगा, आई एम श्योर। लेकिन बास इन्वेस्टमेंट्स करते वक्त, डिसीजंस लेते वक्त वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट सर्टेन कि क्या होगा। सो द वेरिएशंस और फ्लक्चुएशंस आर लाइकली। अब शेयर्स वाली मैंने बात की, तो कोई सर्टेनिटी के साथ बता सकता है कि आज जो 100 वाला शेयर है वो 6 महीने के बाद कितना होगा? नहीं। तो अनसर्टेनिटी एंड रिस्क दोनों इंटरचेंजेबली यूज टर्म्स हैं। तो अगर किसी चीज के हवाले से हम डाउटफुल हैं तो उसको आप रिस्क भी कह सकते हैं और अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम एक पर्टिकुलर फील्ड में जाते हैं तो हमारे लिए टेक्निकलिटीज बढ़ जाती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कोई चीज बाय करना और कोई चीज परचेज करना, मतलब खरीदना, व्हाट इज डिफरेंस? तो अगर किसी लेमैन के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कोई मसला नहीं है, बाय करो या परचेज करो मतलब खरीदना। लेकिन जब हम अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से आते हैं तो हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं। हम कहते हैं बाय मतलब वो चीज जो इस्तेमाल के लिए खरीदी हो, और परचेज मतलब वो चीज जो रीसेल के लिए खरीदी हो। तो ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। वैसे ही अगर आप जनरल लाइफ में बात करें तो रिस्क और अनसर्टेनिटी इज सेम, लेकिन टेक्निकली इनमें स्लाइट डिफरेंस है। अगर किसी भी खतरे या किसी भी अनसर्टेनिटी के आउटकम्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है तो उसको रिस्क कहा जाता है। मिसाल, अगर आपके एरिया में 50 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो क्या होगा? अगर आप कहते हैं कि इतना ड्रेनेज सिस्टम हमारा स्ट्रांग है कि विद इन 30 मिनट्स वो इलाका साफ हो जाएगा, लेकिन अगर 80 mm बारिश हो गई तो, 100 mm बारिश हो गई तो, क्लाउड बस्ट हो गया तो, एंड इफ यू कैन प्रिडिक्ट द आउटकम्स कि अगर मेरे एरिया में 3 रेक्टर स्केल का जॉल्ट आया, अर्थक्वेक आया तो क्या हुआ? अगर 4 का हुआ, 7 का हुआ, खुदा न खास्ता 8 का हुआ, एंड वी कैन प्रिडिक्ट
कि इतना रेक्टर तो हम आराम से बर्दाश्त कर जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, कोई दीवार में दरार भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 5.5-7 पे गया तो भाई इमारतें नीचे आ सकती हैं। जब आप उसके आउटकम्स प्रिडिक्ट कर सकते हो तो उसको रिस्क कहा जाता है। एंड फ्यूचर आउटकम्स that cannot be quantified. क्वांटिफाई करने का मकसद कि आप कोई नंबर नहीं बता सकते कि कितना नुकसान होगा। अगर एक्सचेंज रेट 280 है डॉलर का, ये 300 पे चला जाए तो आपके बिजनेस को कितना फायदा या कितना नुकसान होगा। अगर आप उसके आउटकम्स क्वांटिफाई कर सकते हैं, और लेट्स अज्यूम आपने ये कैलकुलेट किया हुआ है कि हमारी एनुअल इंपोर्ट्स 5 लाख डॉलर्स की है, और 5 लाख डॉलर्स अगर मुझे 280 के हिसाब से मिलते हैं तो मेरा प्रॉफिट इतना होगा, अगर 300 के हिसाब से मिलेंगे तो मुझे इतना लॉस हो जाएगा। तो एक्सचेंज रेट आपके लिए क्या बनेगा? रिस्क। लेकिन अगर कोई ऐसा अनसर्टेनिटी हो, कुछ ऐसा इवेंट होने वाला हो जिसके होने से आपको कितना नुकसान हो सकता है और आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, आप एक नंबर नहीं बता सकते, तो उस खतरनाक हालत को कहा जाता है अनसर्टेनिटी। जनरली ये बात तजुर्बे से तय होती है। अगर कोई चीज आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, मिसाल मैं आपसे पूछूं कि हमारे दरियाई निजाम से 8 लाख क्यूसिक फीट का रेला अगर गुजरता है तो सैलाब आएगा कि बच जाएगा। एंड वी हैव एक्सपीरियंस इट ऑलरेडी कि हमारे कोटड़ी बैराज से, सक्खर बैराज से हमने 7.5 लाख, 8 लाख, 9 लाख क्यूसिक फीट का रेला भी गुजर चुका है। लेकिन अगर ये पानी और ज्यादा होता है, 11 लाख क्यूसिक फीट हो जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये बराबर की आबादी डूब जाएगी, ये इलाके ज़ेरे आब हो जाएंगे। और क्योंकि आपने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है तो रिस्क है। और कोई चीज जो आपने एक्सपीरियंस नहीं की हुई, मिसाल के तौर पे हमारे एरिया में सिंध में इंटीरियर साइड पे कभी बर्फबारी नहीं हुई। अगर क्लाइमेट इस कदर चेंज हो जाता है, जो कि हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत बुरे लेवल पे ड्रॉप हुआ है, अगर ज्यादाबारी होने शुरू हो जाए, ओले बरसने शुरू हो जाए, तो कितना नुकसान होगा। तो हम कहेंगे हमारी खड़ी फसलें अगर उस पर ओले गिरेंगे तो खड़ी फसलें तबाह हो जाएंगी। सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, गाड़ियां घर के बाहर खड़ी होती हैं, शीशे का काम बहुत ज्यादा है, तो सब टूट जाएगा। लेकिन कितना नुकसान होगा इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या पाकिस्तान ने कभी सुनामी फेस किया है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, और इंशाल्लाह कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर हाई टाइड्स आ गई, सुनामी की वेव्स आ गई, तो कितने फीट ऊंची लहरें कराची बर्दाश्त कर जाएगा? We don't know that. So something that you have not experienced before becomes uncertainty. And something that are you used to. जापान के लिए सुनामीज एंड अर्थक्वेक्स बोला हमारा तो रोज का। तो जापान के लिए अर्थक्वेक्स एंड सुनामी रिस्क, और हमारे लिए क्या है? अब हम आगे चलते हैं कि बिजनेस में हमें क्या मसाइल आ सकते हैं। तो पहली बात हमने ये क्लियर की कि रिस्क का मकसद सिर्फ नुकसान नहीं है। रिस्क फेवर में भी आ सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो कोई भी चीज जो डाउटफुल है उसको रिस्क कहा जाता है। तो इसमें बात आती है कि एक होता है प्योर रिस्क और दूसरा होता है स्पेक्युलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क मीन्स कि होगा तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा।
तो ये होने पर, ये इवेंट होने पर सिर्फ नुकसान ही हो सकता है, जबकि स्पेक्युलेटिव क्या हो सकता है, बोथ साइड्स, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो एक्सचेंज रेट डिवैल्यू होने या अप्रिशिएट होने दोनों के चांसेस है। इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है, तो ये स्पेक्युलेशन है। लेकिन अगर कोई कुदरती आफत है, कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट है, कोई क्लाइमेट चेंज है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो सकता है। तो जिस भी डाउट से सिर्फ नुकसान मुताबिक के है वो प्योर रिस्क है, और जिससे फायदे की भी गुंजाइश मौजूद है उसको हम स्पेक्युलेटिव रिस्क कहते हैं। हमारे सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिस्क की। तो जो कैटास्ट्रॉफीज हैं या उसके अलावा कोई नुकसान हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे, क्योंकि वेस्टर्न में हम बात कर चुके हैं कि अगर पॉलिटिकली कोई चीजें आई तो वो रिस्क कैसे मैनेज किया जाएगा, इकोनॉमिक्स में कुछ कमी पेशियां आ गई, सोशल वैल्यूज चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी में कुछ आ गया, तो वो रिस्क हम अलग से देख चुके हैं। अभी जिस रिस्क की हम बात करें वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क है। और फाइनेंशियल रिस्क में हमारे सिलेबस में दो रिस्क काउंट होते हैं। एक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क, और दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। वी नो के जब भी हम इंपोर्ट्स करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं, फॉरेन करेंसी में लोन लेते हैं, किसी दूसरे मुल्क में शेयर्स खरीदते हैं, किसी दूसरे मुल्क में डिपॉजिट्स करते हैं, तो व्हाट मैटर्स इज एक्सचेंज रेट। कि एक डॉलर, पाउंड, यूरो, दिरहम, दिनार कितने रुपयों में खरीदा जाएगा या कितने रुपयों में बेचा जाएगा। तो अगर हम इंपोर्टर है, सामान आता है, पेमेंट जाएगी, तो हम यूरोस, दिरहम्स, दिनार्स, पाउंड्स खरीद के सप्लायर को देंगे। और अगर हम एक्सपोर्टर है तो हमारा कस्टमर हमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर रहा है, तो कस्टमर जब डॉलर्स देगा, जब यूरोस देगा, वो यूरोस हम बेच के उसको पीकेआर में कन्वर्ट कर देंगे। बट वी डोंट नो कि कुछ टाइम के बाद पीकेआर स्ट्रेंथन होगा या वीकन होगा। वीक हो जाने का मकसद डिवैल्यूएशन। मिसाल के तौर पे अगर 280 रुपीस या $1 है और ये हो जाता है 285 पे, तो रुपये का क्या बना, स्ट्रेंथन हुआ कि वीक हुआ, वीक हो गया। और अगर 280 से 278 पे आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग हो गया। हमारे बिजनेस को ये रिस्क का एक्सपोजर हो सकता है। इसमें 3 तरह के रिस्क काउंट किए जाते हैं। पहला होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज अ ट्रांजैक्शन रिस्क। जिस दिन हमने सामान बेचा, अज्यूमिंग जनवरी की 15th पे हमने अपने फॉरेन कस्टमर को, जो कि लेट्स से ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में है, चाइना में है, हमने उसको पाकिस्तान से सामान बेच के इनवॉइस कर दिया, और वी अलाउड द कस्टमर 3 months क्रेडिट पीरियड। इनवॉइस हमने उस ही की करेंसी में किया, हम पीकेआर वाले पाकिस्तानी देसी, और हमने इनवॉइस किया उसको 150,000 यूएसडी, 1.5 लाख यूएसडी। आज
अगर वो मुझे हाथ के हाथ 1.5 लाख रुपए देता तो मैं उसको 280 के हिसाब से मार्केट को देके अपना काम सीधा कर लेता। लेकिन मसला ये कि चीज आज बेची है, इनवॉइस आज दिया है, पेमेंट 3 महीने के बाद है। तो द डिफरेंस अराइजेस बिटवीन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, सेल एंड द सेटलमेंट। अगर इस 3 महीने में PKR डीवैल्यू हो जाता है तो मुझे फायदा होगा, बिकॉज 280 का था, अगर 3 महीने में 284 पे पहुंच जाता है तो मुझे फायदा होगा, क्योंकि मैं एक्सपोर्टर हूं और एक्सपोर्टर डीवैल्यूएशन की दुआएं करते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गई और PKR स्ट्रेंथन हो गया तो 280 वाली चीज अगर 277 पे आ गई तो मुझे $3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 लाख, 4.5 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। शायद मैंने इस ट्रांजैक्शन से इतना कमाया भी ना हो, और अगर नफे में भी नुकसान है तो भी तो नुकसान है। बेशक मैंने इस एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन से 20 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, लेकिन 20 लाख में से 4.5 लाख तो एक्सचेंज डिफरेंस खा गया, मेरा तो नुकसान ना। इस रिस्क को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क। सो ट्रांजैक्शन रिस्क इज बाइंग और सेलिंग foreign payment of receipt. Definitely we wish कि इस रिस्क से हम किसी तरीके से जान चुके, ये नुकसान हमें ना हो। दूसरा रिस्क कहलाता है ट्रांसलेशन रिस्क। Say we are a parent and we have an overseas subsidiary. हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं PKR में, लेकिन जो हमारी जर्मन सब्सिडरी है वो यूरोस में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। जब मैं कंसोलिडेशन करूंगा तो आई हैव टू कन्वर्ट यूरोस इनटू PKR। तो जो क्लोजिंग रेट होगा जिस दिन मैं ट्रांसलेशन करूंगा, सब्सिडरी को मैं यूरो से PKR में कन्वर्ट करके अपने साथ कंसोलिडेट करूंगा, तो उस वक्त जो एक्सचेंज रेट में मूवमेंट आएगा, या तो मेरे नेट एसेट्स बढ़ जाएंगे उसकी वजह से, या तो मेरे नेट एसेट्स कम हो जाएंगे। तो ऐसे रिस्क को हम कहते हैं ट्रांसलेशन रिस्क। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ होता है रिस्क ऑन papers, while translating overseas subsidiary for consolidation purposes। क्लियर हो गया? तो ये भी अपनी जगह पे रिस्क है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक ट्रांजैक्शन है वो, क्योंकि जेन्युइनली मुझे जला रहा है, वो नुकसान रियल टर्म्स में मुझे हो रहा है। जैसा IAS 16 में हम किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिवैल्यूएशन मॉडल पर रखते हैं, अगर अपवर्ड रिवैल्यू हो गया तो फायदा किताबों में, डाउनवर्ड रिवैल्यू हो गया तो नुकसान किताबों में। और ये नुकसान या ये फायदा दर हकीकत होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि IAS 16 में आने वाला प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मतलब खरीदा गया है यूज के लिए, बेचने के लिए नहीं। लेकिन अगर इसी जगह पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती तो हमारा नियत है, कैपिटल एप्रिसिएशन की नियत है, एक वक्त आएगा कि हम इनको बेचेंगे, वो नुकसान सही में जलाता है, वो फायदा सही में हंसाता है। ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन। और तीसरा रिस्क आता है इकोनॉमिक रिस्क।
इकोनॉमिक रिस्क शॉर्ट टर्म में हर्ट नहीं करता, ये लॉन्ग टर्म में हर्ट करता है। लाइक अगर मैंने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है इन फॉरेन करेंसी, आई विल बी गेटिंग कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसी ओवर द पीरियड ऑफ 10 years, लेट्स से फॉर इंस्टेंस। तो उन 10 सालों के ऊपर जो डिवैल्यूएशन या एप्रिसिएशन ऑफ लोकल एक्सचेंज करेंसी होगी, उस लॉन्ग टर्म नुकसान को इकोनॉमिक रिस्क है। सो यू कैन से दिस इज लॉन्ग टर्म वर्जन ऑफ ट्रांजैक्शन रिस्क। ये आपको इमीडिएटली हर्ट करता है, ये हमें लॉन्ग टर्म हर्ट करता है। और इससे क्या होगा, उस एसेट की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जितना वो आपको प्रॉफिट कमा के दे सकता था, वो हर्ट हो सकती है। तो शायद वो उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे सके, या तो उससे वो कम। तो मैंने पाकिस्तान में ऐसा हुआ कि बहुत सारी कंपनीज ने पाकिस्तान में अपना असेंबलिंग प्लांट लगा दिया, गाड़ियां बनाने का प्लांट लगा दिया। उन्होंने कहा कि हम चीज बनाएंगे चाइना में, असेंबल करेंगे पाकिस्तान में और बेचेंगे भी पाकिस्तान में। तो जो गाड़ियां पाकिस्तान में बेची जाएंगी वो किस करेंसी में बेची जाएंगी, पीकेआर में बेची जाएंगी। उन्होंने जब पूरी बजटिंग की तो उनको पीकेआर में जबरदस्त शानदार प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन ये वक्त था जब पीटीआई की गवर्नमेंट के आखिरी दिन चल रहे थे और डॉलर करीबन 180 रुपए का चल रहा था। यहां रिजीम चेंज की बातें हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई और डॉलर दर 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 करता हुआ 330 पे चला गया। यू कंपनीज बौखला गई। उन्होंने कहा कि ये पैसा हम जब चाइना लाएंगे, वापस रेमिट करेंगे पेरेंट कंपनी को, तो मिलेगा ही क्या, क्योंकि वो तो पीकेआर को डिवाइड करेंगे एक्सचेंज रेट से और डॉलर्स में कन्वर्ट करवाएंगे, तो हमारा खर्चा ही बाहर नहीं आ रहा। तो ऐसा जो रिस्क जो लॉन्ग टर्म पे हर्ट करेगा, ऐसे रिस्क को हम कहते हैं इकोनॉमिक रिस्क। सो दिस इज लॉन्ग टर्म वेरिएंट ऑफ ट्रांजैक्शन रिस्क। ये 3 तरह के रिस्क हैं और हमें इन रिस्क को क्या करना है, मैनेज करना। मैनेज करने का मकसद यह है कि अगर मैं बिफोर टाइम कोई स्टेप्स ले लूं, कोई एक्शंस ले लूं, तो मैं उस होने वाले नुकसान से बच सकता हूं। लेकिन रिस्क का मकसद हमने कहा कि प्योर भी हो सकता है, स्पेकुलेटिव भी हो सकता है। अगर प्योर रिस्क को आपने मिटिगेट कर लिया, हेज कर लिया, काउंटर कर लिया, तो आप सिर्फ नुकसान से बचोगे। लेकिन अगर स्पेकुलेटिव रिस्क को आपने हेज कर लिया, तो फिर आप नुकसान से भी जाओगे और फायदे से भी जाओगे। तो अब अगर मैंने $1.5 लाख का इनवॉइस किया हुआ है, मुझे इस बात का डर था कि अगर रुपी अप्रिशिएट हो गया तो $1.5 लाख जब मैं 3 महीने के बाद पीकेआर में कन्वर्ट करवाने जाऊंगा और अगर 277 या 275 के हिसाब से मुझे मिला, तो मुझे तो नुकसान हो जाएगा। अगर मैं इसको हेज करवा लेता हूं, मिसाल के तौर पे मैं उस ही दिन 280 पे डॉलर फिक्स करवा देता हूं, कैसे होगा उसमें हम बाद में बात करेंगे। 280 पे मैंने फिक्स करवा दिया, तो जब 280 पे आपने फिक्स करवा लिया, तो अब नुकसान से भी बच गए और फायदे से भी हाथ धो बैठे। तो हम शायद इस बात पर रिग्रेट करें, यार फजूल में करवा दिया, रुपये तो डीवैल्यू हो गया, 290 में चला गया। काश ये 4.5 लाख में 290 के हिसाब से बेचा तो मुझे 45 लाख रुपए ऊपर से मिल जाते। लेकिन बेटा अब नहीं, अब हो गया। तो हमें इसको मैनेज करना है। रिस्क किस तरीके से आ रहा है हम उसको समझ चुके। अब थोड़ा इस बात को समझते हैं कि एक्सचेंज रेट मूव कैसे करता है। एक इसका प्राइम रीजन होता है बीओपी। व्हाट इज बीओपी? कि किसी भी मुल्क में
फॉरेन करेंसी का इनफ्लो कितना है वर्सेस आउटफ्लो कितना है। प्राइमरीली हम इसमें देखते हैं इंपोर्ट्स कितनी है और एक्सपोर्ट्स कितनी है। अगर कोई भी कंपनी या कंट्री इंपोर्ट ज्यादा करता है, यानी आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स ज्यादा है एंड एक्सपोर्ट्स उसके मुकाबले में कम है, दैट इज इनफ्लो ऑफ डॉलर्स कम है, तो हमें हर साल मजीद डॉलर्स खरीदने हैं, लोन लेना है। तो जितना हम लोन लेते जाएंगे उतना हमारी करेंसी वीक होती जाएगी। लेकिन अगर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, पाकिस्तान को सबसे बड़ी सपोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानीज की है। तकरीबन एक साल में कोई 35 बिलियन डॉलर्स तक की हम एक्सपोर्ट्स करते हैं और इतना ही अमाउंट ओवरसीज पाकिस्तानीज रेमिट करते हैं। अपने जो प्यारे अपने जो घर वाले बैठे हुए हैं, तो हमारे लोग काम कर रहे हैं मुतादिद कंट्रीज में, वहां से वो अपनी सैलरीज या प्रॉफिट्स पाकिस्तान रेमिट करते हैं। तो वो जब आप उसको पीकेआर में कन्वर्ट करवाते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट हुकूमत पाकिस्तान को मिल जाता है डॉलर्स का, और वो डॉलर्स के बदले में पीकेआर करवा के दे देते हैं। खैर, तो एक सबसे बड़ा इंपैक्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट को इस बात की कोशिश करनी होती है कि हम इंपोर्ट्स को रिड्यूस करें और एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करें। दूसरा इसमें रीजन माना जाता है पीपीपीटी, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि कहता है कि पूरी दुनिया में देयर इज अ रूल ऑफ सेम प्राइस, देयर इज रूल ऑफ सिंगल प्राइस, सेम प्राइस। अगर मैं कोई चीज यूएस से इंपोर्ट कर रहा हूं, यूएस में वो चीज 800 यूएसडी की है, ठीक है, तो आज इसकी कीमत कितनी है 800 यूएसडी। एक्सचेंज रेट चल रहा है 280, 800 को मल्टीप्लाई करें 280 से, कितना बना 220। तो एक्सचेंज रेट कितना बना 280 रुपए पर डॉलर। अज्यूमिंग यूएस में इन्फ्लेशन 4% पर एनम की है, हम ये देखते हैं कि 6 महीने के बाद ये जो चीज अभी यूएस में कितने की है 800 की है, और यूएस में इन्फ्लेशन कितनी है 4% पर एनम की। तो 6 महीने में कितनी होगी 2%। ये चीज जो आज यूएस में $800 की है, 6 महीने के बाद कितने की मिलेगी, चेक करो, 4%, 6 बाय 12 2% प्लस 1, तो 800 का 2% 16 बनेगा ना। ओके, तो यूएस में वो चीज हो जाएगी 816 की। अज्यूमिंग पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 7% है, तो ये चीज जो आज पाकिस्तान में 224 की है, ये 6 महीने बाद कितने की मिलेगी 231.84। ऐसा। अगर एक्सचेंज रेट 280 रहता है और मैं चीज यूएस से इंपोर्ट करवाता हूं, तो 816 मल्टीप्लाई बाय 280 228,480। तो इसका मकसद यूएस से चीज खरीदना सस्ता है और पाकिस्तान से चीज खरीदना महंगा है, इससे परचेसिंग पावर पैरिटी दम तोड़ जाएगा। तो पीपीपीटी कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता,
देयर इज रूल ऑफ सेम प्राइस। अब सेम प्राइस कैसे होगी? आप क्या करेंगे, 231 840 को डिवाइड करेंगे 816 से। अगर 284.117 का $1 हो जाता है और यूएस से चीज 816 की मिल रही है, तो जब मैं इंपोर्ट भी कर रहा हूं तो भी मुझे 231,840 की बनेगी। तो इस थ्योरी ने कहा कि ग्लोबली एक ही कीमत में पड़ेगा। हेंस इस कॉन्सेप्ट के तहत हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है, करेंसी विद हायर इन्फ्लेशन, जिस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है वो एप्रिशिएट होगी कि डीवैल्यू होगी? वो डेप्रिशिएट होती है। दिस इज रूल ऑफ सेम प्राइस। तो एक जो एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होता है उसमें बड़ा इंपैक्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। पाकिस्तान को बड़ी सपोर्ट फॉरेन करेंसी लोन्स की भी है, सऊदी से, चाइना से, कतर से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से हम डॉलर्स का इनफ्लो करवाते हैं, लोन्स देते हैं। तो वो जो लोन्स आते हैं वो भी हमारे लिए बेनिफिट है। दूसरा आता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो जितना फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में अपने डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही हैं उससे भी हमें टेम्पररी सपोर्ट हो जाती है। लेकिन अगर उन चीजों को हटा दिया जाए, कैपिटल मूवमेंट्स को हटा दिया जाए, तो सिर्फ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स डिसाइड करेंगे कि एक्सचेंज रेट किस करवट बैठेगा। और दूसरी थ्योरी हमने पढ़ ली पीपीपीटी, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी। तीसरी थ्योरी आती है आईआरपीटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। इस थ्योरी का मानना है कि अगर कोई यूएस का इन्वेस्टर है, उसके पास 5,000 यूएसडी, वो सोच रहा है कि मैं ये इन्वेस्टमेंट या तो यूएस में करूं या फिर इसको पीकेआर में कन्वर्ट करूं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करूं। 6 महीने के बाद, साल के बाद मैं वापस उसको यूएसडी में कन्वर्ट करूंगा। मिसाल, यूएस में इंटरेस्ट रेट अगर चल रहा है 5%, ठीक है। अब इस बंदे के पास पैसे कितने हैं? 10,000 यूएसडी हैं। या तो इसको डॉलर्स में रखे या तो डॉलर्स को पीकेआर में कन्वर्ट करवा दे। अगर एक्सचेंज रेट 280 है तो इसके 10,000 डॉलर्स कितने बन जाएंगे? 28 लाख रुपए। अगर वो यूएस में ही इन्वेस्ट करता है तो एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? 5%। वो इसको 5% पे इन्वेस्ट करता है 6 महीने के लिए। तो 6 महीने के बाद इसके कितने यूएसडी हो जाएंगे? 10,250 यूएसडी। उसने पता किया कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट क्या चल रहा है। इसको पता चला कि पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट 10% चल रहा है, वो कहता है फिर बेवकूफ हूं 5% पे लगाऊं। वो उन 10,000 यूएसडी को पीकेआर में कन्वर्ट करवा लेता है, 28 लाख रुपए बन जाते हैं। और वो पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करता है कितने परसेंट पे? 10% पे। तो इसके 28 लाख 6 महीने में कितने बन जाएंगे? 2940 नहीं,
29,40,000। अगर वो अपने 29,40,000 रुपए को वापस यूएसडी में कन्वर्ट करवाता है और रेट वही चल रहा है जो 6 महीने पहले था 280 का, तो 2940 को डिवाइड करें 280 से 10,500। तो मजे ले गया। हाँ, आईआरपीटी कहेगा देयर इज पैरिटी। पैरिटी मतलब बराबरी। हम ये चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टर यूएस में ही इन्वेस्ट करे या कन्वर्ट करवा के किसी दूसरी करेंसी में इन्वेस्ट करे, लेकिन उसके पास जो अमाउंट बनेगा वो सेम। अब ये कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे, 2940 को डिवाइड करेंगे 10,250 से, 286.83। तो आज जो रेट 280 पर डॉलर था वो 6 महीने के बाद 286.83 पे पहुंच जाएगा। तो इसमें हमने क्या अज्यूम किया, करेंसी विथ हायर इंटरेस्ट रेट्स। जो करेंसी ज्यादा इंटरेस्ट देगी, इसमें देखिए यूएसडी ज्यादा दे रहा है कि पाकिस्तान ज्यादा दे रहा है, तो अप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। हम इनको यूज कर सकते हैं फॉर प्रिडिक्शन। और अगर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन वर्सेस जापान की इन्फ्लेशन, चाइना की इन्फ्लेशन, जर्मनी की इन्फ्लेशन, यूके की इन्फ्लेशन, और हम उस बेसिस पे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठने वाला है, और अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि हमें रिस्क को हेज करना भी है या रहने देना है। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट ही एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर रहने दो, लेकिन अगर लॉस के चांसेस है तो फिर हेज करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ प्रेडिक्शंस है, सोचो कुछ और हो कुछ जाए, इसके चांसेस अपनी जगह पे मौजूद है। तो गवर्नमेंट अक्सर क्या करती है, बेशक इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान का ज्यादा हो, इन्फ्लेशन पाकिस्तान का ज्यादा हो, लेकिन अगर हम इन दिनों देखें तो करीबन कोई 75 दिन लगातार ऐसे हुए हैं कि रुपी गेन किए जा रहे हैं। अरे एक एक पैसा ही सही, दो पैसे ही सही, लेकिन लगातार विनिंग स्ट्रीक पे है, अप्रिशिएट हुए जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं जब पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट 10.5 है तो डेप्रिशिएट क्यों नहीं हो रहा? फिर गवर्नमेंट अपनी मूवमेंट्स भी तो कर रही है, सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं। लोग अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट रखते हैं तो वो पाकिस्तानी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो गवर्नमेंट को लोन्स भी मिलते हैं। हम पांडा बॉन्ड्स भी लॉन्च कर रहे हैं, यूरो बॉन्ड्स भी लॉन्च करते हैं, वर्ल्ड बैंक से भी पैसा आता है, आईएमएफ से भी पैसा आता है, स्टॉक मार्केट में भी पैसा आता है। तो वो सारे दरवाजे आप कहां तक प्रिडिक्ट करोगे? बराबर ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होता है। इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन हम इन पे फिर बात करेंगे। तो कंपनी का नुकसान हो सकता है या प्रॉफिट में नुकसान हो सकता है अगर ये एक्सचेंज रेट उल्टे डायरेक्शन में चला गया, तो नुकसान में आ गया हमारे लिए, तो हम इसको किस तरीके से हेज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास टॉपिक आएगा इंटरेस्ट रेट रिस्क। रिस्क में जितनी फ्लक्चुएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, खतरा उतना ज्यादा होता है। आप अगर मुझे बताएं कि एक्सचेंज रेट कब कब चेंज होता है? हफ्ते हफ्ते में, दिन दिन में, घंटे घंटे में, विद इन सेकेंड्स। तो स्टॉक मार्केट, गोल्ड का रेट, क्रूड ऑयल का रेट, सिल्वर का रेट, करेंसी रेट, जिनकी ओपन मार्केट्स होती हैं, वो पलक झपक में बदल जाता है। तो यहां जो अनसर्टेनिटी
की सिवेरिटी है, इंटेंसिटी है, वो बहुत ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट कौन सेट करता है? स्टेट बैंक। क्योंकि ये होता है पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी की एक कमेटी बैठती है, MPC। कब कब बैठती है? पाकिस्तान में ये यूजुअली चेंज आता है पाकिस्तान में इसको इंटरेस्ट रेट को कहा जाता है पॉलिसी रेट, या जिसको हम कहते हैं काइबोर। काइबोर स्टैंड्स फॉर कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ओके, पहली चीज हमने देखी कि जो करेंसी की फ्लक्चुएशन है दैट इज मोर फ्रीक्वेंट देन इंटरेस्ट रेट। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 3-3 महीने में ऊपर नीचे होगा, ये भी डेली ऊपर नीचे होता है। क्या कुछ पहले रिस्क की बात करते हैं। अगर कंपनी कोई सरप्लस एक्सपेक्ट कर रही है, हमने अपना कैश बजट बनाया, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमारी नजर से ये गुजरा कि अप्रैल से लेकर अगस्त तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक सरप्लस है। हमारे पास कोई 55 लाख रुपए सरप्लस में आ रहा है, जो कि इन 5 महीनों तक काम के नहीं है। सितंबर में एक बड़ी पेमेंट होनी है टैक्स की या कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जिसमें ये यूज हो जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि 5 महीने तक जब 55 लाख रुपए का सरप्लस है तो उसको करंट अकाउंट में क्यों रखें? हमें क्या करना चाहिए? उसको कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए। कोई टी बिल्स खरीद लो, कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर लो, 5 महीने के लिए इसको इन्वेस्ट कर देना। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट आपको आज मिल रहा है 10.5, क्या अप्रैल में भी यही मिलेगा? चलो नहीं। और आपको डर किस बात का है? कि ये कम ना हो जाए। सो अगर एक सरप्लस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो देयर इज रिस्क ऑफ फॉल इन इंटरेस्ट। तो अभी तो 10.5 है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि जब मैं अप्रैल में इन्वेस्ट करने जाऊं तो तब भी मुझे 10 या 10.5 या 11% मिले। सही? लेकिन अगर तब इंटरेस्ट रेट 8% पे आ गया तो जितना प्रॉफिट मैं कर सकता था मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक रिस्क है। इसी तरीके से इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ शॉर्टफॉल, बजट बनाया और मुझे ऐसा दिखा कि मई से लेकर नवंबर के आखिरी तारीख तक हम खसारे में हैं और हमें करीबन कोई 70 लाख रुपए का शॉर्टफॉल है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 महीने हमें खसारे में गुजारना है। कैसे गुजारोगे? हम कहीं से ओवरड्राफ्ट ले लेंगे, शॉर्ट टर्म बैंक लोन ले लेंगे, लेकिन अभी नहीं चाहिए लोन। लोन मुझे चाहिए मई में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी 4 मेरे पास है। मुझे 4 महीने के बाद 7 महीने के लिए 70 लाख रुपए का ओडी चाहिए, ले लेना। मसला ये है कि अभी तो काइबो 10.5 है, लेकिन कहीं मई की शुरुआत में जो काइबोर खुला वो महंगा खुला, 13% हो गया, 14% हो गया। सो हमें इस बात का डर है कि कहीं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना हो जाए।
वैसे ये जो काइबोर है ये अनाउंस तो 3-3 महीने बाद होता है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मार्केट एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे डेली अपना काइबोर अपडेट करता है। इसका बड़ा आसान तरीका है, आप गूगल पे जाएंगे, काइबोर लिख देंगे, पहली लिंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट की है कि आप उसको क्लिक करेंगे, डेट्स आ जाएंगे, 13 जनवरी, 12 जनवरी, 10 जनवरी। आपने 13 जनवरी को क्लिक किया, ये आपको बताएगा कि 1 वीक काइबोर कितना है, 1 मंथ काइबोर कितना है, 3 मंथ काइबोर, 6 मंथ काइबोर, 9 मंथ काइबोर, 12 मंथ काइबोर। तो ये सारे इंटरेस्ट रेट्स आपको वहां पे पता चलेंगे। तो अगर आप 10 जनवरी और 13 जनवरी के काइबोर्स को आपस में कंपेयर करोगे तो दोनों में डिफरेंस हो सकता है। तो इस बात पे लड़ना नहीं है कि अभी तो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आई नहीं है। तो मार्केट एक्सपेक्टेशंस जब देखते हैं कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई है और लोग ये समझते हैं, मार्केट ये समझती है कि अब जो काइबोर खुलेगा, जो एमएनसी की पॉलिसी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, उसमें कमिटीज को गिराएगी, तो अभी से ही काइबोर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और कभी अगर ये लगता है कि इन्फ्लेशन बेकाबू हो गई है, कोई जंग छिड़ गई है जिसकी वजह से अब हालात मजहब से बाहर है, तो इसके बढ़ने के भी चांसेस हो जाते हैं। लिहाजा हमें अभी से ही कुछ स्टेप्स लेने होते हैं ताकि ये जो रिस्क हमें फेस है इसको हम अभी से ही कवर कर सकें। क्लियर? तो एक आ गया हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क और दूसरा आ गया फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। अब हम बात करते हैं कि इन रिस्क को पहले हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी की, और जो प्रोडक्ट्स हम यहां पे यूज करेंगे मैनेज करने के लिए वही सेम प्रोडक्ट्स हम यहां पे भी यूज करेंगे। लेकिन दोनों को अगर मिला के समझेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि हम उन प्रोडक्ट्स को पहले समझते हैं कि वो फॉरेन करेंसी में हमारी हेल्प किस तरीके से कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी में तीन तरह के रिस्क हमने भी डिस्कस किए, एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट इज द ट्रांजैक्शन रिस्क। इसके लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं। जब भी आप एक्सचेंज रेट्स की कोटेशन लेंगे तो बैंक्स आपको दो रेट्स ऑफर करेंगे। एक होता है बाइंग रेट और दूसरा ऑफ कोर्स, ये कंफ्यूजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली हर ट्रांजैक्शन में बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है, डिपेंड करता है आप किस नजर से देख रहे हो, किस साइड से देख रहे हो। तो हम आज वो जाविया डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा जाविया कौन सा है। बाइंग, मैं जब एक एक्सचेंज हाउस पे जाता हूं और देखता हूं कि लिखा हुआ है 279.5 एंड 280.3, ठीक है, दो रेट्स मुझे लिखे हुए हैं, 279.5 एंड 280.3। मुझे ये समझना है कि कौन सा रेट कौन सा है। अगर मैं 5 लाख रुपए लेके गया हूं, ठीक है, तो मैं रुपए बेच रहा हूं और डॉलर्स खरीद रहा हूं। अगर शीशे के उस पार होकर देखूं तो वो डॉलर्स बेच रहा है, रुपए खरीद रहा है। तो डॉलर्स बाय भी हो रहे और सेल भी हो रहे, तो रेट कौन सा लेंगे, सेलिंग के बाइंग? अगर मेरी नजर से देखें तो मैं तो डॉलर्स खरीदने आया हूं, और अगर उसकी नजर से देखें तो वो तो डॉलर्स बेच रहा है। ये जो रेट लिखे हैं वो उसने लिखे हैं कि मैंने? तो ये जो रेट्स हम लिखेंगे ये हमेशा
बैंक्स पार्ट, यानी बैंक आपसे डॉलर कितने में खरीदेगा। तो बैंक कह रहा है कि अगर डॉलर लाए हो तो मैं 279.5 के हिसाब से आपसे डॉलर बाय करूंगा, और अगर पीकेआर लाए हो तो मैं डॉलर चाहिए तो मैं 280.3 के हिसाब से तुम्हें डॉलर सेल करूंगा। लड़ना नहीं। क्यों? क्यों क्या? वो बैठा क्यों? जाहिर सी बात है, वो 279.5 पे चीज खरीदेगा और 280.3 पे बेचेगा तो ही तो प्रॉफिट करेगा। अगर वो उल्टा करता है, 280 पे खरीद के 279 पे बेचना शुरू करता है तो गधा है, नुकसान करेगा। बिजनेस नुकसान के लिए तो नहीं खोला गया ना। तो ऑफ कोर्स एक फर्नीचर शॉप पे आप जाते हो और वो कहता है कि भाई मेरी कुर्सी खरीदी 1400 रुपए की है, तो 1200 की तो नहीं बेच सकता ना, 1400 से ऊपर ही बेचेगा। तो बाइंग 279.5 है मिसाल, एंड सेलिंग 280। तो इसका मकसद बैंक विल बाय यूएसडी and bank will sell USD क्लियर होती पर ग्लोबली ऐसा है, पूरी दुनिया इसको इस नजरिए से देखेगी। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में ऐसे बोला जाता है और यूके में वैसा बोला जाता है, ऐसा नहीं। पूरी दुनिया में बिड एंड ऑफर, बाइंग एंड सेलिंग रेट ऐसे ही माना जाता है। अब होती है कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी हम एक करेंसी से दूसरी करेंसी में ट्रांसलेट करेंगे। तो डेफिनेटली मैथमेटिकली हमारे पास दो साइंस आती है, या तो आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओगे या डिवीजन का। इसके लिए बड़ा आसान तरीका है, आपने एक्सचेंज रेट को देख के अंदाजा लगाना है कि डेफिनेटली इन दोनों में से एक करेंसी और दूसरी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। वीक करेंसी लेट्स से पीकेआर, मैं अगर 10 लाख रुपए लेके जाता हूं और उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करवाता हूं तो क्या 10 लाख से ज्यादा डॉलर्स मिलेंगे? कम हो जाएंगे। यानी जब हम वीक से स्ट्रॉन्ग करेंसी की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएंगे। इतनी बैग भर के 10 लाख रुपए लेके गया था, जेब में रखने की जगह नहीं थी, लेकिन जब डॉलर्स मिले तो वॉलेट में आ गए चंद। और जब हम किसी स्ट्रॉन्ग करेंसी लेट्स से पाउंड्स को पीकेआर में कन्वर्ट करवाते हैं तो गया था तो शायद कोई कह रहा खाली हाथ जा रहा था, तो मैं नहीं मेरे पास पाउंड्स है, लेकिन जब बाहर निकलूंगा तो थैली हाथ में हो। तो जब हम स्ट्रॉन्ग से वीक करेंसी की तरफ जाते हैं तो क्या होगी? एक्सपेंशन। अब जनरल प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी चीज को बढ़ाना, एक्सपेंड करने के लिए कौन सा साइन यूज होता है? मल्टीप्लाई। और किसी चीज को श्रिंक करने के लिए कौन सा साइन यूज होता है? डिवीजन। बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। मैटर करता है कि डायरेक्ट कोट है कि इनडायरेक्ट कोट है। अगर डायरेक्ट कोट है, रुपए पर यूएसडी, एक डॉलर में कितने रुपए मिलेंगे, तो जब आप रुपयों को डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या कर देंगे? लेकिन अगर कोड इनडायरेक्ट है, हमारे पास तो ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 1 रुपए में कितने डॉलर्स मिलेंगे,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय 280 करना पड़ेगा, जो कि 0.0 कुछ चंद पैसे। सही है। तो क्योंकि रिवर्स है साइन, तो ऐसे केस में हम इसको करेंगे तो कभी कभार लिखा जाता है कि एक पाउंड में कितने डॉलर्स हैं। यू नो पाउंड स्ट्रॉन्ग है कि डॉलर? पाउंड स्ट्रॉन्ग है, तो डॉलर ज्यादा होंगे पर पाउंड, द आंसर वुड बी ग्रेटर देन 1। तो डायरेक्ट कोड में आंसर हमारा ग्रेटर देन 1 होगा और इनडायरेक्ट कोड में आंसर हमारा लेस देन 1 होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, पाउंड 380 का है और डॉलर 280 का है। 380 डिवाइड बाय 280 करें 1.36 USD पर पाउंड। और अगर आप टू 280 डिवाइडेड बाय 380 करें तो अकेले पाउंड में आपको 1.36 डॉलर्स मिल सकते हैं, या एक डॉलर में आपको 0.74। इसको हम कहेंगे डायरेक्ट और उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट। अब वीक करेंसी कौन सी है दोनों में से? डॉलर्स। तो डॉलर को जब मैं पाउंड्स में कन्वर्ट करूंगा तो हम इस केस में डिवाइड कर देंगे। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं 3.5 लाख यूएसडी, तो अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो हम डिवाइड करेंगे 1.36 से 250 तो डॉलर डॉलर में कैंसिल हो गया, पाउंड न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। अच्छा, इसी तरीके से अगर इनडायरेक्ट कोड है तो यही 3.5 लाख यूएसडी को मैं डिवाइडेड बाय पाउंड नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि आंसर मेरा 0. लेस देन 1 है, 0.47 मल्टीप्लाई किया 0.74 पर डॉलर, तो डॉलर डॉलर में कैंसिल हो जाएगा, पाउंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर मोर और लेस सेम आएगा, राउंडिंग ऑफ छोड़। अगर आपने रूल क्या याद रखना है कि अगर हम वीक करेंसी से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं तो देयर शुड बी श्रिंकिंग, कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हमने देखा कि 3.5 लाख डॉलर्स 2.5 लाख के करीब बन गए, कम हो गए। और जब मैं पाउंड्स को कन्वर्ट करता है यूएसडी में तो एक्सपेंशन। सही। अब क्या होता है, अगर आप देखेंगे इस कन्वर्जन में कि बाय करना है या सेल करना है, लेट्स से एन एक्सपोर्टर has 630,000 dollars और उसका होम कंट्री यूके। स्पॉट में उसने 2 रेट्स दिए हुए, लेट्स अज्यूम रेट मिला हुआ है 1.35 भी एंड 1.42 भी। अब हमें 2 फैसले करने हैं, पहला फैसला डिवाइड और मल्टीप्लाई का, दूसरा फैसला किससे। सही, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 630 क्या है और आपका होम कंट्री क्या है, तो कन्वर्ट किस में करना है, वीक कौन सी है और यूके स्ट्रॉन्ग हो गया, तो हमें वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाना है,
रेट डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो होगा तो डिवाइड, श्रिंकिंग करनी है, कॉन्ट्रैक्शन करनी है, ये तय हो गया। अब डिसाइड करें कि दोनों में से रेट कौन सा उठाना है। या तो लॉजिकली सोचो कि एक बाइंग रेट है, एक सेलिंग रेट है, दूसरा होता है एक बेसिक प्रिंसिपल। अब ये याद करो दैट बैंक विल ऑलवेज ट्रेड एट टर्म्स दैट आर लेस फेवरेबल फॉर द कस्टमर। तो दोनों में से जिस रेट पे आपको नुकसान हो आपने वो रेट यूज करना है। ठीक है, पहला फैसला 630 को डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कौन से रेट से डिवाइड करना है? जिस पे आपको, आप क्या हैं, तो पाउंड आपको मिलेंगे कि देने हैं? पाउंड मिलेंगे, तो दोनों में से जिस रेट पे आपको कम पाउंड मिलेंगे आपने वो रेट यूज करना। ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। एक बड़ी मुश्किल से मार्कअप मार्जिन से आपकी जान छूटी थी कि मार्कअप कॉस्ट पे लगता है और मार्जिन प्राइस पे लगता है। अगर कॉस्ट गिवन है, मार्जिन गिवन है, तो इतना करना पड़ेगा। बड़ा सर का दर्द बन गई थी वो चीज। हालांकि लॉजिक्स हैं उसके पीछे, लेकिन मार्कअप मार्जिन कुछ ऐसी चीजें हैं जब वक्त आता है ना फिर उलझ जाता है। डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। मुझे याद आता है कि मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे समझाया कि पुल और पुश में कस्टमर हमेशा या बंदा हमेशा परेशान होता है। तो दरवाजे पे लिखा हुआ है पुल, लेकिन एंड टाइम पे दिमाग काम नहीं करता कि उसको धकेलना है कि खींचना है। तो उसकी कुछ टेक्निक्स पर याद करनी पड़ती है। अक्सर जगहों पे फिर जो प्रॉपर लॉजिक्स हैं वो काम नहीं होते, फिर कुछ रट्टा मारना पड़ता है। खैर, हम इस पे बात कर रहे हैं कि हम हमेशा वो रिड्यूस करेंगे I'll always use the rate that is less than। तो इस केस में 630 को करना तो डिवाइड है, ये फैसला हम कर चुके पहले। क्योंकि आप एक्सपोर्टर हैं तो आप वो वाला रेट यूज करेंगे जिससे आपको कम पाउंड्स, तो मैं बड़े रेट से डिवाइड करूंगा 1.42 पर पाउंड, 443.662। ठीक। अच्छा, इसी जगह पे अगर एक इंपोर्टर है, उसको 6 लाख, 9,10,000 डॉलर्स चाहिए और रेट यही है स्पॉट। पहला फैसला, आप यूके में हो और आपको डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स को पाउंड्स में कन्वर्ट करना है, ये बताने के लिए कि कितने पाउंड्स बैंक को दूंगा कि वो मुझे डॉलर्स दे। डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो और ज्यादा पाउंड्स नहीं हो जाएंगे। हाँ, हमें डॉलर्स चाहिए। अभी आपको गिवन क्या है? डॉलर्स गिवन है, जो वैल्यू गिवन है डॉलर्स में, यानी 9-10 डॉलर्स फिक्स है। पाउंड्स कम ज्यादा हो सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो मैं डॉलर्स को यूरो पाउंड्स में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो ये तो फैसला रहा कि हम डिवाइड करेंगे। अब सवाल आता है कौन से रेट से डिवाइड करना है। तो मैटर करता है कि आपका नुकसान किस पे होगा। इस केस में आपने ये वाले पाउंड्स आपने क्या करने थे, आपके पास आपने पाउंड्स क्या करने हैं, पे करने हैं। तो पेमेंट में आपको नुकसान किस पे होगा? पेमेंट के केस में यही 9,10,000 डॉलर्स को मैं छोटे रेट से डिवाइड करूंगा, तो कितने पाउंड्स बन जाएंगे?
अगर मैं इसको 1.42 से करता तो कम हो जाता है। पेमेंट में बड़ी लोकल करेंसी देनी है, रिसीट में छोटी लोकल करेंसी देनी है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, एग्जाम में जज करने में थोड़ा मसला होगा, लेकिन इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जहन में बैठ जाएगा। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। तो आपके दो फैसले हो गए, डिवाइड और मल्टीप्लाई का फैसला और रेट छोटा लेना है या बड़ा लेना है, वो मैटर करेगा कि जिस पे आपका नुकसान है। तो पेमेंट ज्यादा करनी है और रिसीट कम करनी है, ये आपका फैसला नहीं है, ये मार्केट का उसूल है, ऐसा ही होता है। तो बाइंग और सेलिंग याद करके अगर चलेंगे ना तो बड़ी चैलेंजिंग होगी सिचुएशन। इसलिए बेहतर है कि हम अपने नुकसान वाले रेट को ही इस्तेमाल करके जान चुके। ठीक है, आज की डेट में नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ डेरिवेटिव्स और प्रोडक्ट्स को डिस्कस